सीमेंट इंडस्ट्री के नतीजे आ रहे हैं खराब। तो क्या सीमेंट इंडस्ट्री खराब है? नहीं। सीमेंट इंडस्ट्री को पढ़ो पहले। सीमेंट इंडस्ट्री का बात को समझो। देखो क्या है कि इस बार बरसात ज़्यादा होने के कारण, मानसून जल्दी आने के कारण जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम था ना, वो हो नहीं पाया। अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम नहीं हो पाया तो आपको जो सीमेंट के क्वार्टर वन के जो नतीजे दिख रहे हैं ना, वो ख़राब दिख रहे हैं। हो सकता है क्वार्टर टू के जो नतीजे आएंगे सीमेंट इंडस्ट्री के, वो बेहतर आएंगे। तो इसीलिए आपको जो इसमें डी ग्रोथ जैसे दिख रही है, डी ग्रोथ नहीं, अल्टीमेटली समझो आप हम अपने घरों में भी काम कराते हैं और उसमें क्या मिलता है हमें, जब सीमेंट मतलब हम कोई काम करा रहे हैं और बरसात होने लगे तो हमारे जो मिस्त्री हैं वो भी काम छोड़ के चले जाते हैं। बोलते हैं यार हम तो कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या है कि बरसात हो रही है, मसाला कहाँ बनाएं, कहाँ बांधे, कहाँ पैड लगाएं, वो मकानों पर बांधने के लिए पैड बांधनी पड़ती, कहाँ पैड बांधे, और बांधे पता चले मसाला बनाए इतने देर में बरसात आ जाए। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम है, पता चलो नींव खोदनी है आपको, किसी मकान की आप कोई मतलब बड़ी कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग के लिए आपको नींव लगेगी। आपने नींव खोद के रखी, जिसे हम बुनियाद बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और वहाँ पता चले आप नींव खोद के घर तक भी नहीं गए, खाना खाने बैठे, इतने में बारिश होगी, नींव में पानी भर गया। अब आप क्या करोगे? तो बरसात ज़्यादा आई, बरसात ज़्यादा आने के कारण क्या है कि आपने भी देखा कि जो माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, उनकी माइनिंग नहीं हो पाई। और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो उनके कंस्ट्रक्शन नहीं हो, इस बार जो ऑर्डर जो पड़े हैं वे तो ऑर्डर कंप्लीट करने ही है। ऑर्डर कंप्लीट करने हैं प्लस नेक्स्ट ऑर्डर आएंगे। तो भाई सीमेंट क्या है, प्रॉक्सी मान लो आप कंस्ट्रक्शन का। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सीमेंट इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि आपने 6 महीने का, 6 साल का एक साथ बना के रख लिया। भाई सीधी सी सिंपल समझो ना, ये जो सीमेंट इंडस्ट्री के रिजल्ट ख़राब आए हैं ना, उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह सीधी सी है कंस्ट्रक्शन का ना होना। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बरसात ज़्यादा आ गई, बरसात जल्दी आ गई, कंस्ट्रक्शन रुक गया, जिस कारण से सीमेंट इंडस्ट्री के जो सेल्स है ना, उस पर फ़र्क पड़ गया। उसके सेल्स पर फ़र्क पड़ गया तो उसके जो क्वार्टर वन के नतीजे हैं वो आ गए ख़राब। अभी जो मैनेजमेंट ने जो मतलब जो कमेंट्री दी है, मैं तो बोलता हूँ कि आप किसी भी कंपनी की कौन कॉल सुनो, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो सुनो, जिससे आपको भविष्य में आने वाले नतीजे का पता चल पाए कि यार क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जब तक आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपको लगेगा किसी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आ गया तो यार तो बहुत बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के रिजल्ट ख़राब आए हैं तो वो ख़राब ही है ना, यार किसी का बहुत अच्छा आ गया तो वो अच्छा नहीं है। उसके पीछे फैक्ट क्या है? अगर रिजल्ट ख़राब आए हैं तो आए क्यों हैं? जैसे आपने भी देखा कि इस बार मानसून जल्दी आ गया, तो भाई कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? बुनियाद भरी है, वहाँ पानी भर गया। आपने कोई मसाला बनाया तो कोई घर का काम नहीं ना, काम तो बड़े बड़े लेवल पे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में इस बार दबाव रहा। क्वार्टर टू में हो सकता है कि भाई इनके जो नतीजे खराब रहे हैं उन नतीजों में बढ़िया रौनक देखने के लिए मिलेगी, तो फिर से अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो स्टॉक यहाँ से आपको 40% 50% ऊपर मिल जाए। अब देखो जैसे ब्रोकरेज से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, एंजल वन के नतीजे आए, 50% गिर के आया प्रॉफिट, आय भी गिर गई, प्रॉफिट भी गिर गया। कारण क्या है? देखो चाहे एंजल वन है, अप स्टॉक है, जीरोदा है, ब्रो, या जितने भी कंपनियां हैं ना, ये आप समझो वर्ष 2015 से पहले ना एक तरफा शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, इन कंपनियों का दबदबा हुआ करता था। तो वर्ष 2015 में ये ब्रोकर बने अलग से, और तुम्हारा जरोधा, अप स्टॉक, और जो तुम्हारा एंजल वन जैसे ग्रो। तो अब हो क्या रहा है कि सरकार जिस तरह से एफएनओ में जो रिटेल लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जो रिटेल निवेशक हैं, जब कोरोना काल में धंधा बंद हो गया तो धंधा बंद होने पे रिटेल निवेशकों ने करोड़पति बनने का एक रास्ता चुना। उस रास्ते का नाम था एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और उस एफएनओ के चलते रिटेल निवेशक ने क्या किया कि यूट्यूब पे वीडियो देख के, और बस क्योंकि उस समय मार्केट गिरी थी और गिरने के बाद मार्केट चली थी, तो एफएनओ के जरिए उन्हें एक आध बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार प्रॉफिट हो गया। क्योंकि जो इन्वेस्टिंग है ये एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप, अब जब मार्केट एक साल से कहीं जा नहीं रही है, मार्केट है सेट साइडवेज, तो साइडवेज होने के चलते अब इन्हें मज़ा नहीं आ रहा, तो 20 लाख से ज़्यादा जो अकाउंटेड हैं वो बंद हो रहे हैं, अकाउंट बंद हो रहे हैं। दूसरा जो सेबी है, सेबी ने इनका लोड साइज बढ़ा दिया कि भाई आप एफएनओ में नुकसान कर रहे हैं तो हम इसका लोड साइज बढ़ा देते हैं, जिससे जो छोटा निवेशक है, जो छोटा रिटेल ट्रेडर है, वो इसमें एंट्री ना ले सके। अब जो ब्रोकर होते हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए मुझे मालूम है
इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से। जो कोई स्टॉक खरीदता है बेचता है या कोई म्यूचुअल फंड करता है उससे कहीं उसका कुछ नहीं प्रॉफिट होता। प्रॉफिट का जो मेन सोर्सेस है वो है एफएनओ। और फ्यूचर एंड ऑप्शन की सेबी ने कर दिया शिकंजा कड़ा, शिकंजा कर दिया कड़ा। सेबी का कहना ये है कि भाई इस तरह से जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में रिटेल निवेशक खाता तबाह हो जाएगा। और सरकार भी चाहती है, सेबी भी चाहती है कि इन्हें बचाया जा सके। इन्हें बचाने के लिए उन्होंने जो एफएनओ के थे नियम कर दिए कड़े, लोट साइज कर दिया बड़ा, और जो एक्सपायरी हर दिन खेलो हर दिन जीतो वाली एक्सपायरी थी उसे घटा के महीने में वाली कर दी। और महीने में भी फिर चार, एक मतलब अलग अलग करके चार तीन चार ही एक्सपायरी कर रखी हैं। पहला तो रोज़ एक्सपायरी होती थी, रोज़ खरीदो रोज़ एक्सपायरी, रोज़ खरीदो रोज़ एक्सपायरी। और मार्केट चला गया अब साइडवेज जोन में। मार्केट साइडवेज जोन में जाकर ना तो इधर गया ना उधर गया, ना आगे गया ना पीछे गया। तो अब जो ट्रेडर है उन्हें या तो लॉस हो रहा है, और अगर लॉस नहीं हो रहा तो उनका जो पैसन है वो जवाब दे रहा है कि यार हमने तो सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। उन्होंने कभी ये टाइम देखा ही नहीं था कि यार मार्केट साइडवेज भी जाता है। मतलब लगा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। और जब मार्केट साइडवेज चला गया ना इधर गया ना इधर गया तो उन्हें नुकसान हो रहा है। तो अब क्या ना, इन ब्रोकरों की हालत ख़राब है, बंद होने की कगार में है आधे से ज़्यादा ब्रोकर तो। क्योंकि ये फुल सर्विस तो है नहीं। फुल सर्विस ब्रोकर तो शेर खान मोतीलाल ओसवाल जैसे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर की हालत ख़राब है। अगर बात करें बैंकों की तो बैंकों के जो नतीजे हैं साथियों, बैंकों के नतीजे आ रहे हैं देखो बेहतर। कारण क्या है कि इस बार जो बैंक है ना उनके जीएनपीए भी बढ़ रहे हैं, जीएनपीए भी घट रहे हैं और नेट एनपीए भी घट रहे हैं। जीएनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट, और नेट एनपीए मतलब नेट परफॉर्मेंस एसेट। सपोज करो अगर बैंक ने 100 रुपया दिया किसी को, तो 100 रुपया देने के बाद बैंक के हाथ में कितना रुपया वापस ले पा रहा है वो। अगर वो सपोज करो 100 रुपये लोन के रूप में बांटा और उसने 95 रुपये रिकवर कर पाया, तो उसका जो 5% का हुआ ना वो हो गया उसका जीएनपी। मतलब 5% नेट परफॉर्मेंस एसेट हो गया जो उसका वापस नहीं आया। तो वो उसको डिफ़ॉल्ट कुछ दिन तो 3 महीने तक तो उसे वो प्रोविजनिंग में डाल देगा कि भाई ये हमने प्रोविजनिंग में डाल दिया। और वो जब प्रोविजनिंग में पैसा नहीं आ पाएगा तो उसे फिर वो एनपीए डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये अभी हमारा पैसा नहीं आ पा रहा। तो जो बैंकों के एनपीए हैं वो घट रहे हैं, जीएनपीए हैं वो भी घट रहे हैं। दूसरा कि जो जीएसटी कट हुआ है उस जीएसटी के कट होने से जो कंज्यूमर है ना, ऑटो सेक्टर के लोन की डिमांड है वो बढ़ी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट है उनकी लोन की डिमांड बढ़ी है। तीसरा क्या है कि जो सरकार का फोकस है, सरकार की जो सीआरआर और रेपो रेट की जो कट है ना उनसे सरकार का डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक को फ़ायदा के रूप में मिल रहा है। जिससे बैंक का एनपीए जो घटा है उसके बाद में एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो बढ़ गए हैं। और बैंकों के अगर एनआईएम बढ़ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गए, तो बैंकों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना वो सस्ती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि अगर कोई बैंक 100 रुपये देकर 4 रुपये कमा रहा है और अब वो 100 रुपये देकर 8 रुपये कमा रहा है, तो क्या हुआ उसका प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती होगी तो जो स्टॉक है ना लोग बाग खरीदेंगे कि यार सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्राइस टू बुक वैल्यू के डिफेंड देखा जाता है ना। तो इसीलिए बैंकों के लिए ये पॉजिटिव है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट बता रहे हैं वो बैंकों के लिए एक तरह से पॉजिटिव ही है। पहला पॉजिटिव क्या है कि जो बैलेंस शीट है ना वो क्लीन होती जा रही है इनकी। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो इनके कम हो रहे हैं। दूसरा जो अर्निंग है ना, अर्निंग की जो ग्रोथ है ना वो रिवाइज हो रही है। तीसरा इनके जो एनपीए है ना वो कम हो रहे हैं। चौथा जो जीएसटी कट होने से जो इनके अंदर जो जीएसटी कट होने से जो इनकी ऑटो लोन थी या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन थे ना उनमें ग्रोथ आ रही है ना। एक तो ये भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा। और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नीतियां हैं वो इनके फेवर में है। और जो बैंकों को जो मैन है ना, बैंकों के लिए मैन है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में है। पिछली बार महंगाई भी थोड़ी सी ओवर कंट्रोल हो गई थी जिस कारण से सिचुएशन देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अभी भी कोई इतना नहीं है कि आपको सोचो कि यार घबराने वाली बात नहीं है। ऑल ओवर कंट्रोल में ही बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। खरीदना बेचना तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदना है। जैसे अगर बात करें सिल्चर इंडस्ट्री की, तो सिल्चर टेक्नोलॉजी जो है जहाँ भी डाटा सेंटर का उपयोग होगा, जहाँ भी आपको लगेगा कि डाटा सेंटर लग रहा है वहाँ पर ट्रांसफार्मर का उपयोग होगा। और ट्रांसफार्मर का उपयोग होगा तो ये मान के चलो वहाँ पर तुम्हारा सिल्चर इंडस्ट्री जैसी या तुम्हारा यस ट्रांसफार्मर जैसी कंपनियों का
प्रॉफिट होगा। सीधी सिंपल समझो ना कि भाई जहाँ डाटा सेंटर लगेगा वहाँ पे क्या है, उसके पास में स्पेस स्टेशन लगेगा, है ना, पावर स्टेशन लगेगा। जब पावर स्टेशन लगेगा तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता ही पड़ेगी। अगर बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगेंगे तो भाई बैटरियों से जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो भी आपको फ्लो कराने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता लगेगी। या आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब बांटोगे ना, उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे बड़ी क्या कि डाटा सेंटर में ना और इलेक्ट्रिसिटी में ना कि अभी ना कैपेक्स हो रहा है बहुत ज़ोरों से। कैपेक्स मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन। जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो तो उस इंडस्ट्री में सरकार भी ध्यान देती है, और सरकार के ध्यान देने से चलते किसी इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ता है वही डीपली जाकर रिसर्च करने का योग्य होता है। कि आप अगर अंदर से जाकर रिसर्च कर रहे हो तो क्या रिसर्च करनी है, या किसकी कौन कौन सुननी है, मैनेजमेंट ने क्या कहा। अभी जैसे मैं एसेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 12 से मतलब 28% के आसपास में उस कंपनी का पी चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। और आरओसी की बात करोगे तो आरओसी उसका 70-72 का है, और आरओई 55 का है। नॉन प्लेज वैल्यू है, मतलब कोई प्लेज नहीं कर रखा। तो अकेला मैं किसी कंपनी को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि कंपनी के बारे में क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है। क्योंकि भाई आप चाहे विंड एनर्जी से बनाओ, चाहे आप सोलर एनर्जी से बनाओ, चाहे आप वाटर से एनर्जी से बनाओ, आप बिजली जैसे भी बनाओगे उस बिजली को आपको फ्लो कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसफार्मर की। और ट्रांसफार्मर के जो रिजल्ट जो कंपनियों को आ रहे हैं वो इसीलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आपको देखने के लिए जो मिल रहा है ना वो यही कारण है और कुछ नहीं है। क्योंकि रिजल्ट क्या बता रहे हैं हमें रिजल्ट बताते गए हैं क्योंकि कंपनी में ऑर्डर क्या है और पिछली बार कंपनी ने ग्रोथ कितने परसेंट से करी। भाई अगर इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे सिल्चर टेक्नोलॉजी की, क्या 31% की है। अगर इनकी मतलब एबिटा ग्रोथ देखोगे तो 31% की है। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो 40% की है। ईपीएस की ग्रोथ 40% की है। तो अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल अच्छा है क्योंकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं। भाई जब भी आपको अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है तो आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। डाटा सेंटर है तो वहाँ आपको पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके विदाउट ट्रांसफार्मर के आप काम चला लो। तो इसीलिए इन कंपनियों के अंदर ध्यान दिया जा सकता है। खरीदना या बेचना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही, या जैसे सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी सोलर पावर रिलेटेड कंपनियां हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। क्यों? सरकार क्या है कि एक पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार चाहती है कि जो किसान हैं वो जो अपने खेतों में जो सिंचाई करते हैं ना वो डीजल से हट के अब सोलर पैनल पे आ जाएं। तो सरकार ध्यान दे रही है। अब सरकार ध्यान दे रही है तो जो सोलर बनाने वाली कंपनियां हैं, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं जिसमें आप तुम्हारा वारी एनर्जी समझ लो, अडानी ग्रीन समझ लो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी समझ लो, टाटा पावर समझ लो, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है इन्हें फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है इसमें देखो, अगर तुम्हें सपोज करो 100 रुपये का एक वारी एनर्जी का मतलब 100 रुपये का कोई आपको प्लांट लगाने में खर्चा आ रहा है सोलर पैनल का, तो 30 रुपये तो उसमें केंद्र सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, और 30 रुपये आप में उसमें राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, और 30 रुपया आपको उसमें बैंक के द्वारा आपका लोन करा दिया जा रहा है। समझ रहे हो आप? और 10% आपको केवल कॉस्ट देनी है। मतलब अगर आपको 100 रुपये का कोई सोलर पैनल लगवाना है तो 10 रुपये आपको उसमें नगद देने हैं, 30 रुपये गवर्नमेंट सरकार मतलब केंद्र सरकार देगी डायरेक्ट कंपनी के, और 30 रुपये जो है वो राज्य सरकार देगी, और 30 रुपये जो है वो देगी तुम्हारा बैंक आपको लोन करा देगी। तो 10 रुपये आपको देने हैं अगर 100 रुपये का कोई सोलर पैनल लगाने का कॉस्ट आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस तरफ सरकार का फोकस है। सरकार का फोकस है मतलब सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान दे रही है मतलब सीधी सी बात है कि इन कंपनियों पे, हालांकि वैल्यूएशन बहुत सी कंपनियों के भी हाई है, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर बता देना, लेकिन जो जो भविष्य के हो सकते हैं, जिन जो भविष्य में कुछ बन सकता है, उन इंडस्ट्री में उन थीम्स पर ध्यान देने योग्य है। जो अपन ध्यान दे रहे हैं ना कि यार क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या मतलब किस सेक्टर में पैसा बन सकता है, हमें ये सब चीज़ें जो ध्यान दी जाती है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इसी से पड़ता है। आप जब तक किसी इंडस्ट्री को नहीं समझोगे, जब तक उसके हेडविन और टेलविन को नहीं समझोगे, जब तक उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ये नहीं जानोगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में नुकसान ही करते रहोगे। कारण ये है कि आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता। भाई सरकार का सिंपल सा फंडा है, क्योंकि क्रूड ऑयल सरकार को खरीदना पड़ता है, और वो क्रूड ऑयल से सरकार डीजल पेट्रोल जो
तारकून ये बनाती है, और उसके बाद सरकार को कॉस्ट आती है ज़्यादा। तो सरकार चाह रही है कि भाई जितना कंजप्शन देश के अंदर है, जो इससे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल कोई फ़ायदा है। देखो क्या है कि अब डीजल जलता है तो धुआं निकलता है, सोलर पैनल है, सोलर से बिजली बनेगी, उससे आपकी 12 चलेगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी फ़ायदा है। तो सरकार चाहती है कि यार जो देश के अंदर कंजप्शन है ना, उसको ही कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाई सरकार का फोकस अल्टीमेटली ये है कि डीजल पेट्रोल से आप शिफ्ट करके अलग हटा के दूसरी तरफ कर दिया जाए, कि भाई जो सोलर विंड एनर्जी पावर एनर्जी, अब फिर वहीं से आगे अगर आप विंड एनर्जी पावर एनर्जी कोई भी एनर्जी बनाओगे तो आपको उसमें ट्रांसफार्मर लगेगा। तो सिंपल सा फंडा है, मतलब और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने के लिए। या जैसे सुब्रोस की बात करें, तो जैसे अभी सरकार का एक प्लान है, सरकार चाह रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ट्रक है ना, उन ट्रक के जो केबिन है ना, वे पूरे के पूरे जो है एयर कंडीशनर हो। वो एयर कंडीशनर ट्रक के केबिन कौन बनाती है? इसमें जो मार्केट लीडर है वो है सुब्रोस। सुब्रोस एक कंपनी है। मतलब नतीजे अपने आप में कुछ बता देते हैं। जब आप सरकार इस चीज़ों को देखोगे तो आपके समझ में आएगा। अगर मतलब कोई व्यक्ति फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, फर्टिलाइजर की हमेशा डिमांड बनी रहेगी, सरकार चाहेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो। नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक दिया गया है, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों मैं देख रहा था 77% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते कंटिन्यू, बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते। 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।